कैसे हैं आप। तो बच्चों, हमने जो सीरीज ऑफ लेक्चर क्लास 10th फिजिक्स के लिए शुरू किया था, ये उसका लेक्चर नंबर 11 है बच्चों। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 11 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले बच्चों डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले बच्चों डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। तो बच्चों देखो, सबसे पहला डिफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। मायोपिया इसको कहते क्या बच्चों? इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। मायोपिया जिसको डिजीज़ होती है बच्चों, उसमें आई डिफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो व्यक्ति होता है वो पास की चीज़ को देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ को नहीं देख सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसमें ज़्यादा क्लियर है, नियर साइटेडनेस है, लेस नहीं है बच्चों, नेस है। मतलब नियर की चीज़ को देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ को नहीं देख सकता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब दूर की चीज़ को नहीं देख सकता है लेकिन नियर की चीज़ को देख सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें लिख लेना, पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका अभी भी, यानी पर्सन का जो अभी भी नियर पॉइंट होता है वो अभी भी डी होता है। नियर पॉइंट डी कितना है, लास्ट क्लास में बताया था बच्चों को 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसका फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी से कुछ कम हो गया रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो मायोपिया में पहले नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब इसका देखते बच्चों कि ये क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो देखो बच्चों क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखते हैं रे डायग्राम में पहले क्या डिफेक्ट आता है। देखो बच्चों, तो अगर एक नॉर्मल आई होती, सपोज कर लो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई में एक रफ सा डायग्राम है बच्चों, वो मैं बना रहा हूँ। नॉर्मल ह्यूमन आई में अगर पैरेलल रेज जाती बच्चों, जैसे इन्फिनिटी से आती तो रेज कैसे जाती, पैरेलल, तो पैरेलल रेज जाती तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वो जाके रेटिना पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल अगर आई होती, अगर नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा नॉर्मल आई का। ठीक है, अब नॉर्मल आई के बाद अगर डिफेक्टिव आई है यानी मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई का देखो क्या होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये रफ डायग्राम है एक बच्चों। ठीक है, ठीक है, मायोपिक आई में क्या होगा बच्चों, आप ऐसा बना सकते हो एग्जैक्टली, आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बाकी वो ड्राइंग स्किल है आपकी, बाकी ठीक है, आपको बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है। मायोपिक आई में क्या होगा बच्चों, आपको सारी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है कि आप लेंस बनाओ, सब कुछ बनाओ, ये बस एक इंडिकेटिव डायग्राम है कि हो क्या रहा होगा। तो ये भी ऐसे बनाओगे चलेगा, बस थोड़ा ढंग से बना लेना। ठीक है, अब इसके बाद मायोपिक आई में क्या हो रहा होगा बच्चों कि वो जो लाइट है जो इन्फिनिटी से आ रही थी पहले केस में, अब वो लाइट पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मायोपिक आई। मायोपिक आई में प्रॉब्लम क्या हुआ बच्चों कि जो आई नॉर्मल केस में आई, वो जो पैरेलल रेज आ रही थी वो कहाँ मीट कर रही थी, इन्फिनिटी, वहाँ सॉरी रेटिना पे, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही थी रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पे मीट कर रही थी। लेकिन जब आई मायोपिक हो जाएगी तो उसमें जो लाइट आएगी इन्फिनिटी से वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएगी तो रेटिना पे जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है हमको कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट हमको धुंधला दिखेगा। तो ये केस में क्या हुआ कि कन्वर्ज कर जाती है लाइट बिफोर द रेटिना। ठीक है, इन दिस केस द लाइट कन्वर्ज बिफोर द रेटिना, तो रेटिना हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या क्या होता है, व्हाट आर द टू पॉसिबल रीजन ऑफ मायोपिक आई। तो पहला होता है बच्चों इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था कि आई बॉल का जो साइज होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। आई बॉल का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 2.3 सेंटीमीटर, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो साइज होता है आई बॉल का वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मतलब कि आई बॉल कुछ बढ़ गई हो, आई बॉल का शेप चेंज हो गया हो, मतलब आई बॉल पहले छोटी थी अब आई बॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। तो बड़ी होने की वजह से भी बच्चों रेटिना थोड़ा पीछे चला गया होगा और उसकी वजह से रेज जो है पहले कन्वर्ज कर होगी। दूसरा रीज़न क्या है बच्चों, दूसरा रीज़न है थिकनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। अगर क्रिस्टलाइन लेंस थोड़ा सा थिक हो गया है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तब भी क्या होगा बच्चों, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और वो पहले कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों उसके पॉसिबल रीजन है कि भाई क्या क्या रीजन हो सकता है एक मायोपिक आई के। अब इसका करेक्शन कैसे होगा, अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके करेक्शन की,
तो इसका करेक्शन कैसे होगा? तो एक बात बताओ मुझे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है। तो कन्वर्जिंग पावर यानी अब इस रे को अगर जो कन्वर्ज कर दे रहा है पहले, तो इसको मुझे इस रे को मैं डाइवर्ज कर दूं, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दूं, तो ये वापस रेटिना पे जाके मिल सकता है। तो इसका मतलब इसका प्रॉब्लम हमारा है कन्वर्जिंग पावर, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है। तो इसका मतलब मुझे डाइवर्जिंग लेंस का यूज लेना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि लाइट ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब मुझे डाइवर्जिंग लेंस का यूज लेना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों? इट इज़ करेक्टेड बाई, तो कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस? जल्दी सोच के बताओ। इट इज़ करेक्टेड बाई कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। इट इज़ करेक्टेड बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, करेक्टेड बाई कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस अगर आप लगा दो बच्चों, तो ये मान लो मायोपिक आई है, ये मान लो मायोपिक आई है। तो कॉन्केव लेंस लगने के बाद क्या होगा? यहाँ पे अगर कॉन्केव लेंस इस तरीके से लग गया, यानी आपको ग्लास लग गया, ठीक है। तो ग्लास लगने के बाद क्या होगा? जो रे पैरेलल आएगी, ठीक है। अब जो पैरेलल आएगी वो थोड़ा सा डाइवर्ज होगी थोड़ा सा, और डाइवर्ज इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ डाइवर्ज, ये डाइवर्ज, और डाइवर्ज इस तरह से होगी कि आपकी जो रेटिना पे इमेज कन्वर्ज हो, ठीक है। तो मतलब आपका जो प्रॉब्लम था वो था कन्वर्जिंग, पहले कन्वर्ज हो रहा था, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है कैसे? उसको करेक्ट किया जाता है बाई डाइवर्जिंग लेंस। तो यानी मायोपिक आई को ट्रीट करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाएगा? कॉन्केव लेंस का, ठीक है। ये मायोपिक आई है, ठीक है, मायोपिक आई को ट्रीट करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाएगा? कॉन्केव लेंस का, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बच्चों। पहले ये क्लियर कर लो बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा हो सकता है उसमें कंफ्यूज हो जाओ। ये क्लियर है, एक अगर नॉर्मल आई थी तो उससे रे जब पैरेलल आ रही थी तो रेटिना पे मीट कर रही थी, लेकिन मायोपिक आई में रे जो पैरेलल आ रही थी वो रेटिना से पहले मीट कर जा रही थी। उसके दो पॉसिबल रीजन थे कि भाई इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो सकता है, या तो थिकनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब उसके बाद इसका करेक्शन क्या है कि भाई जब आपका कन्वर्जेंस इज द प्रॉब्लम, देन वी नीड डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है बच्चों कॉन्केव लेंस। तो इसके करेक्शन के लिए कौन से लेंस का यूज किया गया? कॉन्केव लेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मायोपिक आई पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं कि मायोपिक आई पे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों कि न्यूमेरिकल्स में इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान देना है बच्चों। ये नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। अगर नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है, ठीक है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है, ठीक है। नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है। मायोपिक आई का फार पॉइंट भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर बच्चों ये मान लो मायोपिक आई है तो उसका फार पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से पहले है, लेकिन उसका भी तो फार पॉइंट होगा। फार पॉइंट होगा मतलब बच्चों ऐसा, तो अब मान लो इन्फिनिटी नहीं देख पा रहा है, लेकिन कोई तो डिस्टेंस होगा जहाँ तक वो देख पा रहा होगा। मान लो ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ एस। मान लो एस डिस्टेंस वो देख पा रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल आई की ये कौन सी आई है? मायोपिक आई। और ये कौन सी है बच्चों? नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई के केस में क्या होता है? नॉर्मल आई के केस में उसका फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, लेकिन मायोपिक आई केस में फार पॉइंट इन्फिनिटी तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फार पॉइंट होगा जहाँ तक मायोपिक आई देख पा रही होगी। उस फार पॉइंट को मैंने कहा कि जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है उसको मैंने कहा एस कहा। मतलब अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते मैं ऐसा क्या ध्यान दूँ कि बच्चों देखो आई को जो आप लेंस लगाते हो, जैसे कॉन्केव लेंस अभी आप लगा, तो आई को करेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि आई की पावर वापस कर देगा। वो करता क्या है एक्चुअल कि जो इमेज इन्फिनिटी पे होता है, इस तरह से न्यूमेरिकल में सोचना है आपको, जो इमेज इन्फिनिटी पे होता है उसको कहाँ बनाता है? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। मतलब कि जो चीज़ इन्फिनिटी पे है, जो चीज़ आपको दिख नहीं रही थी, वो उसने क्या किया? लेंस ने क्या किया? लेंस ने उस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ बना दिया? आपके फार पॉइंट पे। तो अगर लेंस ऐसा काम कर ले कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको आपके फार पॉइंट पे बना दे, तो आप आराम से उसको देख पाओगे। तो ये आपके लिए लेंस, आपको ये सोचने का अप्रोच है बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच है, ठीक है। इसीलिए पहले बताया कि पिछला केस क्लियर कर लेना, उसके बाद इस पे आना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा आप यही सोचोगे कि एक फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको उठा के, एक लेंस मैंने लगाया, उसको उठा के उसने क्या कर दिया? कहाँ पे ला दिया? उसको उठा के उसने फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई पे ला दिया।
फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई था। तो पिछले केस में तो हमने ऐसे ही कॉन्सेप्ट से देख लिया कि कॉन्केव लेंस होना चाहिए। इस केस में जरा हम निकाल के देखते हैं कॉन्केव लेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निकाल के देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो कि एक फार पॉइंट है 2 मीटर, एग्जाम्पल लिखकर समझ लो कि इसका एक एस की वैल्यू है 2 मीटर। चलो निकाल के देखते हैं। जैसे अभी पिछले केस में हमने देखा था बच्चों रे डायग्राम से कि हमें फील हुआ था कि हमें चाहिए था कॉन्केव लेंस। न्यूमेरिकल वैल्यू भी, यानी न्यूमेरिकल से भी हम निकाल सकते हैं कि हमें कौन सा लेंस चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसको उठा के हम फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई पे रखते हैं। जो क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा है तभी तो नहीं देख पा रहा है वो, तब तो इमेज उसका पहले रे कन्वर्ज हो जा रहा है। तो यानी इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको उठा के फार पॉइंट पे रखना है। तो यानी यू का वैल्यू क्या है मेरा, यू का वैल्यू है मेरा इन्फिनिटी। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू बराबर होगी माइनस एस के। अगेन माइनस के लिए बच्चों, क्योंकि सेम साइड, सेम जिधर ऑब्जेक्ट है उधर के साइड ही इमेज बनना है। तो माइनस एस रख लिया। और यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है बच्चों, इसमें मान लो एस का एग्जाम्पल अभी के लिए 2 मीटर है, कि उस पर्सन का, मायोपिक आई के पर्सन का जो फार पॉइंट है वो 2 मीटर है मान लो। तो मान लो अब जरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो हम जैसे अभी पहले ही जान चुके हैं कि कॉन्केव लेंस होगा, लेकिन न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं। तो जरा फोकल लेंथ निकालते हैं बच्चों, तो होगा 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल के जरा चेक करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो देखो बच्चों 1/v यानी 1/-2 माइनस 1/∞ इज इक्वल्स टू 1/f हुआ। तो 1/∞ किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 1/-2 यानी माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी निकल के है, -2। f की वैल्यू कितनी निकल के है, -2 मीटर, -2 मीटर। अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ माइनस होता है, कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ माइनस होता है। तो माइनस किस लेंस का होता है, कॉन्केव लेंस का। तो न्यूमेरिकल से भी हमें पता चला कि हमें कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्केव लेंस चाहिए। बाकी हमें ऐसे रे डायग्राम से भी पता चल रहा था हमें कॉन्केव लेंस चाहिए। तो न्यूमेरिकल में करना क्या है, अप्रोच समझ गए बच्चों, अप्रोच समझ गए। अप्रोच सिंपल है कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है मायोपिक आई में उसको फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई में रखना है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, तो u क्या हो गया इन्फिनिटी, v क्या हो गया माइनस ऑफ द फार पॉइंट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में ही आपका इमेज बनना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि f की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ s के बराबर, माइनस ऑफ s के बराबर। ऐसे याद भी कर सकते हो, f की वैल्यू है माइनस ऑफ, हमेशा किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ s के बराबर। s क्या है, s इज द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। ठीक है बच्चों, तो रटने से ज़्यादा समझ लो क्या किया है, उसमें आपका ज़्यादा फायदा रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन करेगा। अगर ये रटने का तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें रटनी होगी, कितना रटोगे बच्चों। ठीक है, समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद चलो बच्चों अगले डिफेक्ट पे चलते हैं। अगला डिफेक्ट है ह्यूमन आई में है, वह बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगला डिफेक्ट है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया। इसको और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो पर्सन इस आई डिफेक्ट से पीड़ित होगा उसको पास की चीज़ नहीं दिख रही होगी लेकिन दूर की चीज़ दिख रही होगी। यहाँ तो बोलो लॉन्ग साइटेडनेस है, या इसी को फार साइटेडनेस भी कह सकते हो। फार साइटेडलेस नहीं है, नेस है, मतलब उसको दूर की चीज़ दिख रही है लेकिन पास की चीज़ नहीं दिख रही है। तो हो क्या रहा होगा, फिर से चलो नॉर्मल आई के लिए बनाते हैं, फिर डिफेक्टिव आई के लिए देखेंगे। मान लो ये नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई बच्चों, तो इसका जो नियर पॉइंट होता है कितना होता है बच्चों, पता है आपको? नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का कितना होता है, तो ये डी होता है। डी कितना होता है, डी होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसका इमेज जो है रेटिना पे बनता है। ये नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ कि भाई नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब फार पॉइंट में मतलब तो फार पॉइंट का तो डिस्कस कर चुके हो, मायोपिया होता है, अब नियर पॉइंट की बात हो रही है। अब नॉर्मल आई में क्या होता है कि नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो बनता है रेटिना पे। लेकिन एक अगर हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो उसमें क्या होगा बच्चों, अगर एक हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो उसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो उसमें जो डी पे रखा हुआ इमेज होगा, डी पे रखा हुआ इमेज
सेम उसी डी पे रखा हुआ इमेज जो कि 25 सेंटीमीटर है, उस पे रखा हुआ इमेज कहाँ बन रहा होगा? पीछे, रेटिना के पीछे बन रहा होगा बच्चों। ये है नॉर्मल आई, ये आपकी आई है नॉर्मल आई, ठीक है बच्चों, ये है नॉर्मल आई। ये है आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, ये आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई। समझ में आया बच्चों? ये है आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बार बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस आई में प्रॉब्लम क्या है? इस आई में प्रॉब्लम है कि भाई हमें ये रेंज, ये जो लेंस है इसका कन्वर्जेंस पावर कम हो गया है, लेंस है इसका कन्वर्जेंस पावर कम हो गया है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके रीजन जान लेते हैं पहले कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके। ऐसा सिचुएशन होने का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रीजन, जो पहला रीजन है बच्चों, ये होता है, जैसे उस केस में इलॉन्गेशन होता था, इस केस में होगा शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। ये होता है बच्चों एक्वस और विट्रियस ह्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और भी रीजन है शॉर्टनिंग के ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल छोटी हो गई हो, ठीक है। दूसरी बच्चों इसका जो रीजन होगा वो होगा थिननेस ऑफ द आई लेंस। मतलब अगर आई लेंस बच्चों थिन हो गई होगी, मतलब पहले जो इसका नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस था उसका अगर थिन हो गई होगी तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई होगी, तो जो रे को उसको कन्वर्ज कर देना चाहिए था रेटिना पे, उस रे को वो पीछे कन्वर्ज कर रही है, तो थिननेस ऑफ द आई लेंस, ठीक है। ये उसके दो रीजन है। तो करेक्ट कैसे करें बच्चों? तो इसका कौन सा पावर कम हुआ है? इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हुई है। तो आपको यहाँ करेक्शन में कौन सा लेंस चाहिए, खुद बताओ। अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हुई है, यानी इस रे को मुझे कन्वर्ज करना है, तो मुझे कौन सा लेंस चाहिए? तो इसके करेक्शन के लिए चाहिए बच्चों आपको कौन सा? कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिक आई को। तो कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या बच्चों? तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपल, अगर मैं डायग्राम को बनाऊं, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर ये मैं दूर दूर बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन ऐसा समझना है कि ये दोनों बहुत पास में होंगे। ये डी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इसके बाद वो क्या करेगा बच्चों? इस तरीके से कन्वर्ज करेगा कि ये जो है वो बिल्कुल रेटिना पे बने, ये रेटिना पे बने, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिससे आप करेक्ट कर सकते हैं इसको, इस इमेज को कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों कि डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे ये लेंस और आई बहुत पास पास होगा बच्चों। जैसे आपका ग्लास होता है, अगर आप ग्लास पहनते हो तो ग्लास बिल्कुल पास पहनते हो आई के, तो इस डिस्टेंस को माइंड नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। तो अब की बार जो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल पास में कन्वर्ज करेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? करेक्शन क्लियर है कि भाई किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, ठीक है बच्चों, कि आप न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है बच्चों, न्यूमेरिकल हाइपरमेट्रोपिक आई का न्यूमेरिकल की बात करूं, न्यूमेरिकल की, ठीक है, कि आप हाइपरमेट्रोपिक आई पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पिछला केस अच्छे से समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर मैं एक अप्रोच लगाऊंगा, फिर मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या न्यूमेरिकल भी मुझे बताता है कि कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए। जैसे पिछले केस में हमने चेक किया था कि कॉन्केव लेंस चाहिए, तो न्यूमेरिकल भी हमें ये बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो जैसे बच्चों देखो, एक नॉर्मल आई के सिचुएशन में क्या होता था, नॉर्मल आई के सिचुएशन में अगर डी पे इमेज ऑब्जेक्ट होता था, डी पे ऑब्जेक्ट होता था तो उसका इमेज बनता था रेटिना पे। डी पे ऑब्जेक्ट होता था तो नॉर्मल आई के केस में, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई के केस में बनता था रेटिना पे। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो उसका नया कुछ न कुछ नियर पॉइंट होगा। ये डी जो था, ये जो 25 सेंटीमीटर था, ये नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई था। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका कोई ना कोई तो नियर पॉइंट होगा। मान लो 25 नहीं होगा तो उसका होगा कि भाई वो हो सकता है वो देख पा रहा हो 35 सेंटीमीटर तक। ऐसा एक एग्जाम्पल लो कि वो देख पा रहा हो, ये एन है, एन इज द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, ये मान लो एन डैश है, एन डैश इज द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। व्हाट इज एन डैश? एन डैश इज द नियर पॉइंट ऑफ n dash is the near point of hypermetropic eye, ठीक है बच्चों,
हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, ये नियर पॉइंट होगा किसका, हाइपरमेट्रोपिक आई का। अब एक बात समझो बच्चों, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट होगा तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तब तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई नहीं देख पाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तब तो हाइपरमेट्रोपिक आई देख लेगी। तो यानी अगर मुझे कोई ऐसा लेंस मिल जाए जिससे मैं यहाँ के इमेज को, यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना पाऊँ, मतलब जो इमेज रखा हो 25, जो ऑब्जेक्ट रखा हो 25 सेंटीमीटर पे, उसको मैं शिफ्ट करके, अगर मान लो ये 35 सेंटीमीटर से, ऐसा मैंने कहा, मान लो एस है या इसको कुछ और दे दो, लीस्ट डिस्टेंस एल दे दो, तो एल मान लो कि मायोपिक आई का 35 सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा हो जाए किसी भी तरीके से, कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 35 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाए, तो यानी एक मुझे ऐसा लेंस चाहिए जो कि जिसका यू जो है वो 25 सेंटीमीटर हो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अब मुझे इस मायोपिक आई के नियर पॉइंट पे बनाना है। तो इसका मतलब इस केस में, अगर पर्टिकुलर केस में मैं बात करूं बच्चों, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, तो यू की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी हो गई, -25 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू कितनी होगी, -35 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू कितनी होगी, -35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब फोकल लेंथ निकालो कितना आएगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, फोकल लेंथ निकालने के लिए आप हम लगाएंगे लेंस फार्मूला, तो 1/v - 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। यहाँ तक तो देखो बच्चों 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v की वैल्यू है v वैल्यू माइनस है तो माइनस ऊपर ले रहा हूँ, -1/35। यहाँ पे देखो -1/u, तो u की वैल्यू कितनी बच्चों, -25 इज टू 1/f। तो देखो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1/35 प्लस 1/25 विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद देखो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ मुझे। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 175, इसका आएगा एलसीएम 175। अब इसके बाद देखो कितने टाइम से जाएगा, तो इसको अगर करोगे बच्चों तो आपका जाएगा 5 टाइम्स, और इसको अगर करोगे तो आपका जाएगा ये -5 आ जाएगा, इसको आप करोगे तो आएगा +7 इज टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, f की वैल्यू निकल के आएगी 175 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करो बच्चों 175 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व करोगे बच्चों तो निकल के आएगा 87.5। तो देखो बच्चों यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आएगा 87.5। तो अगर फोकल लेंथ 87.5 है, इसका मतलब क्या हुआ है, फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है बच्चों, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए, और मैंने क्या किया न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों जो तीसरा डिफेक्ट है, जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैं डिफेक्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तीसरा डिफेक्ट है बच्चों वो है प्रेस बायोपिया। थर्ड डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब बच्चों, प्रेस बायोपिया का मतलब होता है कि मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया अगर टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों प्रेस बायोपिया। ये ऐसा कब होता है बच्चों, इट हैपेंस इन द ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में होता है बच्चों, बिकॉज ये रीजन क्या होता है इसका रीजन होता है बच्चों, इसका रीजन होता है वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स वीकन होगा तो क्या होगा बच्चों, तो ना ही वो लेंस को ज़्यादा थिन कर पाएगा, ना ही वो लेंस को ज़्यादा थिक कर पाएगा। तो इट इज द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स में वीकन होगा तो इसको लेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, तो भाई मायोपिया के करेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्केव। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स। यानी इसमें दोनों तरीके के लेंस लगाने पड़ेंगे, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। इसलिए कभी दादी वगैरह का चश्मा देखते होगे बच्चों, तो उसमें एक गोल सा नीचे लगा होता है, मतलब एक गोला सा ऐसे बना होगा, फिर ऊपर बना होगा। तो गोला सा जो है बच्चों पास का देखने के लिए तो कौन सा लेंस होगा, वो लेंस होगा। जैसे चश्मे में देखना, कई बुजुर्गों के चश्मे में देखना, वहाँ नीचे एक गोल सा दिखेगा, फिर ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, तो यानी उनमें दोनों लेंस होता है।
जो पास में जो गोल सा होता है, नीचे जो गोल सा बना होता है बच्चों, वो कौन सा लेंस होता है? वो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि वो न्यूज़पेपर पढ़ पाए, ये सब चीज़ें। और बाकी ऊपर बाकी चश्मे में क्या रहता है? बाकी चश्मे में, बाकी ग्लास में रहता है बच्चों कॉन्केव लेंस, ताकि वो दूर की चीज़ें, जो दूर को देखना होगा तो वो नज़र ऊपर करके देखेंगे, तो इसलिए ऊपर कॉन्केव लेंस होता है, ऊपर कॉन्केव लेंस होता है, और नीचे जो होता है बच्चों वो गोला सा जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है सबको? तो प्रेस बायोपिया में बच्चों इसका वही है कि इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्शन के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों आपको बाईफोकल लेंसेस का यूज करना पड़ेगा। बाईफोकल लेंसेस मतलब दो तरीके के फोकल लेंस वाले, ऐसे लेंस जिनमें दो फोकल लेंथ हो, उनको यूज करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी में इतने ही हैं तो हम इतने ही कवर करेंगे, ठीक है। बाकी कैटरेक्ट आप जानते हैं, कैटरेक्ट में थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ कि जब आपकी कॉर्निया जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनके ऊपर। इन जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, जितने भी पोर्शन हमने पढ़े, उनके ऊपर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल लिखो बच्चों। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. ठीक है। What is the nature and power of the lens required to correct the प्रॉब्लम? व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? तो देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या दे रखा है? फार पॉइंट दे रखा है। तो फार पॉइंट मान लो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 80 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या रखूंगा? -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके फार्मूले की, तो फार्मूला अगर नहीं आपको पता है तो आपको कॉन्सेप्ट याद है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता तो उसको कहाँ बनाना है? फार पॉइंट पे। तो हमारा यू का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिटी। v का वैल्यू कितना हो गया? -80। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो f की वैल्यू का फार्मूला लगा के सॉल्व करो। 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u तो खत्म हो गया बच्चों, क्योंकि 1/∞ आएगा। तो f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? f की वैल्यू बराबर हो जाएगी v के, यानी f जो होगा वो बराबर होगा किसके? -80 सेंटीमीटर के। तो उसको करेक्ट करने के लिए बच्चों, कौन सा लेंस चाहिए? तो माइनस साइन है फोकल लेंथ का, इसका मतलब मुझे कौन सा लेंस चाहिए? तो इसका लेंस कौन सा चाहिए? माइनस किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। तो हमने आंसर बता दिया बच्चों, कॉनकेव लेंस चाहिए। और इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? पावर पूछा है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। तो बच्चों देखो, तो हमने क्या किया? 1/-80 और मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कैंसिल कर दो, 2 ये आएगा, इसको कैंसिल कर दो, ये 4, इसको कैंसिल कर दो, ये 5, तो समथिंग 5/4, इसकी वैल्यू निकल के आएगी -1.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। चलो एक और न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल है, लिखो न्यूमेरिकल कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है? हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको नियर पॉइंट दे रखा है। नियर पॉइंट कितना है? इस क्वेश्चन में आपका नियर पॉइंट है 1 मीटर। नियर पॉइंट यानी उस डिस्टेंस को L लिख रहा हो तो L है आपका 1 मीटर। तो 1 मीटर है तो उसको अगर साइन के साथ लिखना हो बच्चों तो -1 मीटर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा माइनस? पहले बता चुका हूँ। यानी सेंटीमीटर में लिखूंगा तो -100 लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। मैं बता चुका हूँ बच्चों को कि सेम साइड लेंस के पहले है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसका जो आपको पता है कि लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट रीजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो उसको अगर साइन के साथ रखना हो तो -25 सेंटीमीटर। तो हमारा काम क्या होता है कि जो यू की वैल्यू जो -25 सेंटीमीटर पे इमेज है उसको नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई पे रखना। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी? -100 सेंटीमीटर। समझना बच्चों यू वी कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यू पे जो ऑब्जेक्ट होगा वहीं तो नहीं दिख रहा होगा पर्सन को, है ना। 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट होगा नियर वाला नहीं देख पा रहा होगा, तो इसका मतलब उसको हम मुझे किस पे रखना है? जो नियर पॉइंट उसका है। तो अब यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/f विल बी इक्वल टू कितना होगा? 1/v
1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। तो अब देखो 1/f की वैल्यू कितनी है, तो 1/v की वैल्यू कितनी है -100 माइनस माइनस 1/-25। तो देखो ये प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो जाएगा अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 1/f विल बी इक्वल टू इसका इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा 100, ठीक है 100 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1, इन दोनों का एलसीएम आएगा 100 तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -1, ठीक है। और यहाँ पे -1 के बाद यहाँ पे कितना आएगा +4, तो इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा +3/100 आ गया +3/100। तो f का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 100/3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या बच्चों, हमसे पूछा है पावर। अच्छा f पॉजिटिव आया तो कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस आया हुआ तो पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब लेकिन हमसे पूछा है पावर, तो पावर की वैल्यू कितनी, तो 1/f यहाँ भी निकाला था बच्चों हमने, तो 1/f किसके बराबर है 3/100 के। तो हमें ये सेंटीमीटर, लेकिन f हमें किस में रखना होता है मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा बच्चों, कट जाएगा तो हमें पावर कितना निकल के आएगा +3 डायोप्टर। कितना निकल के आएगा पावर +3 डायोप्टर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो एक और न्यूमेरिकल लिखो, एक और न्यूमेरिकल लिखो बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल लिखो, ए मैन कैन सी, न्यूमेरिकल लिखो बच्चों, ए मैन कैन नॉट सी, ए मैन कैन नॉट सी, ए मैन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट, ए मैन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट 0.8 मीटर away from his eye. A man cannot see an object 0.8 meter away from his eye. He wants the correction of his eye. He wants the correction of his eye so that he may see up to double of this distance. He wants the correction of the eye so that he may see up to the double of this distance. ठीक है, हाउ विल यू हेल्प देम, हाउ विल यू हेल्प देम, ठीक है बच्चों। s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू बच्चों 0.8 मीटर। s डैश ये कहाँ तक देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं बच्चों 1.6 मीटर तक। तो एक बात हमको क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट 1.6 मीटर पे होगा उसका इमेज मुझे 0.8 मीटर पे बनाना है। ऐसा लेंस चाहिए मुझे जो कि ऑब्जेक्ट जो कि 1.6 मीटर पे रखा हो उसका इमेज 0.8 मीटर पे बनाए, ठीक है बच्चों। तो यानी यहाँ पे u की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -1.6 मीटर, क्योंकि सारा चीज़ तो आई लेंस के इधर ही होगा बच्चों, या आपके चश्मे के या आपका ग्लास है उसके सामने ही होगा, तो इसलिए उस ग्लास के सामने होगा, सेम साइड दोनों है तो माइनस माइनस साइन कन्वेंशन से चलोगे तो, क्योंकि दोनों ही लेंस के इधर होगा। u की वैल्यू -1.6 और v की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, v की वैल्यू होगी -0.8 मीटर। तो इसको ज़रा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो फोकल लेंथ निकल जाएगा आपको, और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा फोकल लेंथ है, कितना फोकल कौन सा लेंस है, ये भी पता चल जाएगा। तो बच्चों v की वैल्यू है -0.8 माइनस 1/1.6। तो इसको अगर सॉल्व करो कितना आएगा 1 माइनस ऐसे लिख लो 0.8 प्लस 1/1.6। इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो एलसीएम आएगा 1.6 और यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1, तो यहाँ पे अगर से सॉल्व करोगे बच्चों -1 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसका जो 1/f है ये पावर है कितना निकल के बच्चों -1 डिवाइडेड बाई 1.6। इसी के वैल्यू को सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.63 डायोप्टर। यानी हमें कौन सा लेंस चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए, हमें कौन सा लेंस चाहिए भाई, माइनस पावर किसका होता है, तो हमें चाहिए बच्चों कॉनकेव लेंस, हमें इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लिखो, एन ओल्ड लेडी कैन नॉट सी क्लियरली, एन ओल्ड लेडी कैन नॉट सी क्लियरली up to a distance of 0.75 meter from her eye. An old lady cannot see clearly up to a distance of 0.75 meter from her eye. ठीक है। An optician corrects her vision. ठीक है बच्चों। An old lady cannot see clearly up to a distance of 0.75 meter from her eyes. ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखना है an optician corrects her vision. An optician corrects her vision. Guess the power of the lens prescribed to her. ठीक है बच्चों, ये आप इसको अटेम्प्ट करो कि बता रहा है कि एक ओल्ड लेडी है जो कि 0.75 तक के डिस्टेंस को देख नहीं पा रही है,
मतलब ये बात समझना बच्चों कि ये फार पॉइंट है या नियर पॉइंट है। यानी ये कह रहा है कि 0.75 डिस्टेंस यानी ये 75 सेंटीमीटर तक के 0.75 मीटर है जो आपको दे रखा है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, यानी 75 सेंटीमीटर। यानी ये कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को वो देख नहीं पा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो आप सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो बच्चों, नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये एन डैश कितना है जो हाइपरमेट्रोपी का ही है उसका नियर पॉइंट कितना है 75 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर है बच्चों। तो उसको सेंटीमीटर में बदल लो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो 75 सेंटीमीटर। समझ में आया, 75 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो बच्चों, अगर उसको नियर पॉइंट को करेक्ट करना है यानी इसको 25 सेंटीमीटर तक देखना है, यानी 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको उठा के उसके नियर पॉइंट पे रखना होगा, उसको उठा के उसके नियर पॉइंट पे रखना होगा। तो यानी अब की बार जो u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। ऐसा समझना बच्चों, u भी i के केस में हमेशा माइनस रहेंगे, क्योंकि हमेशा आपका अगर ग्लास हो, आप चश्मा पहने हो तो भी आपके एक ही साइड में दोनों होंगे और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो हमेशा ही दोनों माइनस रहेंगे। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -75 सेंटीमीटर। अब जरा फोकल लेंथ निकाल लो, कौन सा लेंस चाहिए, कैसे करेक्ट करोगे निकाल लो। तो कैसे करेक्ट करोगे, तो फॉर्मूला लगा लो बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो 1/v का मतलब कितना, -1/75 माइनस 1/-25। ठीक है, तब ये दोनों देखो बच्चों प्लस हो जाएगा, ये -1 ऊपर चला गया, -75 होगा, ये +1/25 हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 75, यहाँ पे आएगा -1 + 3। तो यहाँ पे कितना निकल के आया बच्चों, यहाँ पे निकल के आया आपका 1/f जो निकल के आया वो निकल के आया बच्चों 2/75। तो f का वैल्यू कितना निकला, पावर पूछा है बच्चों, हाँ ठीक है। तो f का वैल्यू 75 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि f जो है सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज़ मैंने डाली थी, तो अगर f को मुझे मीटर में करना था तो 100 से डिवाइड करना था, जो कि 100 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जो पावर निकल के आता है वो निकल के आता है, पावर की वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है +2.67 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, ये आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, +2.67 डायोप्टर। इसका मतलब कौन सा लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए इसके विजन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ, क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, a lens of focal length 5 centimeter is being used by a student, is being used by a student in the laboratory as a magnifying glass. A lens of focal length 5 centimeter is being used by a student in the laboratory as a magnifying glass. ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद लिखो his least distance for distinct vision is 25 सेंटीमीटर। अगर ये दिए भी नहीं होते तो भी हम अपने से ले लेते बच्चों, इन्होंने दे दिया है कि his least distance for distinct vision is 25 सेंटीमीटर। अब उसका फुल स्टॉप लिखो, फुल स्टॉप लगा के लिखो what magnification is the student getting, what magnification is the student getting, what magnification is the student getting। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है कि वो स्टूडेंट जो है कितना मैग्निफिकेशन देख पा रहा है। अब एक बार समझना बच्चों, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में। तो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। A lens of focal length 5 centimeter is being used by a student in the laboratory as a magnifying glass. His least distance for the distinct vision is 25 centimeter. What magnification is the student getting using this lens? ठीक है बच्चों, अब एक बात समझो, इसमें एक चीज़ समझना है बच्चों, अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखो उससे थोड़ा अलग है प्रॉब्लम। अगर किसी चीज़ को, अगर ये इसको अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कह रहा है कि भाई उसका लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, यानी इसके आई के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब अगर उसको किसी भी इमेज को आपको क्लियरली देखना हो, अगर मान लो किसी भी इमेज को आपको अच्छे से देखना हो तो आप उसको पास ला के देखते हो, तो पास ला के देखते हो तो आप कहाँ तक पास ला के देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक, क्योंकि उसके बाद वो ब्लर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यानी वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके इस तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उस तरीके से एडजस्ट कर रहा है कि उसका जो इमेज बने वो कहाँ पे बने, उसका जो इमेज बने वो कहाँ पे बने बच्चों, इमेज बने उसके लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन पे।
क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर क्लियरली देखना चाहते हो तो पास ला के देखते हो, तो कहाँ तक पास ला सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक। तो भी मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ भी कर रहा होगा तो इमेज को कहाँ बनाने की कोशिश कर रहा होगा, एकदम पास में अपने। तो पास में मतलब यहाँ v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू इस क्वेश्चन में हो जाएगी बच्चों -25 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ कितना है, f का वैल्यू कितना है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है बच्चों। कौन मैग्नीफाइंग ग्लास कौन मैग्नीफाई कर सकता है, एक बात बताओ मुझे, कौन मैग्नीफाई कर सकता है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, मुझे बताओ। कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है तो सिंपल एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों ये आपको कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, मतलब इसका मतलब आपका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, फोकल लेंथ है बच्चों +5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है आपका +5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है बच्चों और फोकल लेंथ आपका +5 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर क्यों है मैं बता चुका हूँ पहले। अब इसके बाद यहाँ से u निकाल लो बच्चों कि ऑब्जेक्ट को उसको कहाँ रखना होगा, u निकाल लो क्योंकि मैग्नीफिकेशन पूछा है। तो लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। तो मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए तो मैं u निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो u निकाल लो तो u की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ से मुझे f क्या चाहिए, मुझे 1/u चाहिए। तो 1/u चाहिए तो मैं क्या कर लूँ बच्चों, 1/v माइनस 1/f कर लूँ। देखो 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v यानी -1/25 - 1/5 -1/25 - 1/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आएगा बच्चों 25, यहाँ आएगा -5 और यहाँ आएगा यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -5। तो टोटल आंसर हो जाएगा -6/25। ठीक है बच्चों, -6/20। ये किसकी वैल्यू है, 1/u की। तो अगर इसी में मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, v/u। तो 1/u पता है, अगर इसी में मैं 1/u में अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। 1/u है बच्चों, तो 1/u में अगर v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v/u हो जाएगा ना। तो 1/u, तो इसमें v से मल्टीप्लाई कर तो v × 1/u हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो v की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखो v की वैल्यू है -25, u की वैल्यू कितनी है -6, 1/u की वैल्यू कितनी है -6/25। तो काट दो, -25 से 25 कितना है 6 डायोप्टर, या सॉरी 6 केवल +6, क्योंकि बच्चों मैग्नीफिकेशन है यूनिटलेस होता है। तो इसका आंसर आया मैग्नीफिकेशन हुआ इसका 6। यानी ये उस ऑब्जेक्ट को, जिस भी ऑब्जेक्ट को बच्चा देख रहा होगा उसको कितने गुना बढ़ा दिया होगा बच्चों, 6 गुना बढ़ा दिया होगा। उसको कितने गुना बढ़ा दिया होगा, 6 गुना बढ़ा दिया होगा। अब बच्चों एक सवाल है मेरा, आपके घर में जितने भी लोग ग्लास पहनते होंगे, जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं, उनके पावर को पता कीजिए। अगर उनका पावर प्लस है तो उनको कौन सी बीमारी, कौन सा आई डिफेक्ट होगा। अगर पावर प्लस है तो कौन सा आई डिफेक्ट होगा, हाइपरमेट्रोपिया। अगर उनका पावर माइनस है तो कौन सा डिफेक्ट होगा उनको, मायोपिया। अब इसके बाद अगर आपने पावर पूछा कि भाई, आपने फादर से पूछा कि भाई आपका, अगर उन्होंने ग्लास पहन रखा तो आपके फादर से पूछा कि आपके चश्मे का कितना पावर है, तो उन्होंने बताया मान लीजिए कि उनके चश्मे का पावर है, एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं इसको, उनके चश्मे का पावर है -1.2 डायोप्टर। ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि भाई कि अब कौन सा उनको डिफेक्ट होगा, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट होगा। तो मैंने आपको बोला कि ऐसा करो, इसका फार पॉइंट मुझे बताओ, इसका मुझे फार पॉइंट ऑफ बताओ कि इसका फार पॉइंट कैसा होगा। तो फार पॉइंट में आप जानते हो, फार पॉइंट मुझे आपको मैंने पूछ लिया कि भाई आपके फादर कहाँ तक, अगर ये फादर के आपका चश्मे का पावर है तो आपके फादर कहाँ तक देख पा रहे हैं, ये आपको बताना था। तो कैसे बताओगे, अब मतलब पावर देख के कैसे बताओगे कि उनका फार पॉइंट कहाँ तक है, कैसे बताओगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता था उसको कहाँ बनाना होता था, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई पे। तो u का वैल्यू कितना होता था, इन्फिनिटी। फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई हमको पता नहीं तो v रहने दो। यहाँ पे फोकल लेंथ हमको पता है, फोकल लेंथ कितना है -1/1.2, इसी का रेसिप्रोकल, तो चलो निकालते हैं फॉर्मूला लगा के जरा कि फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई कितना है बच्चों। तो 1/v - 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। तो देखो बच्चों, तो v की 1/v विल बी इक्वल टू -1/∞ विल बी इक्वल टू 1 यानी -1.2। यानी बच्चों v की वैल्यू ये -1/∞ कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1/v विल बी इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू -1/1.2। अब ये सब मैंने मीटर में भी डाल रखा है बच्चों। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, -1.2 मीटर। ये सही है, माइनस आ रहा है क्योंकि सामने उसी साइड में होगा जिधर ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी आप जिसका भी पावर -1.2 डायोप्टर है वो -1.2 मीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर प्लस कर दिया होता, मान लो किसी का पावर पूछा आपने और उसने कहा कि मेरा पावर है +2 डायोप्टर,
ठीक है, आपके घर में किसी ने पावर पूछा किसी का, आपने उसने आपको बोला कि मेरा पावर है +2 डायोप्टर, तो फिर क्या करोगे? +2 डायोप्टर है तो क्या करोगे? +2 डायोप्टर में आप याद करो कौन सा केस है? हाइपरमेट्रोपिक। हाइपरमेट्रोपिक केस में होता क्या था कि जो नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई होता था वो वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को बनाना था। +2 डायोप्टर है तो यानी कौन सा केस है बच्चों? +2 डायोप्टर है तो कौन सा केस है? ये हाइपरमेट्रोपिक आई का केस है। तो उसमें याद करो यानी उसको 25 सेंटीमीटर तक वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा और उसका मान लो कि 35 सेंटीमीटर था, वहाँ तक दिख रहा था। तो मैंने क्या किया था? 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा था उसको 35 पे बनाया था। यानी यहाँ यू की वैल्यू हाइपरमेट्रोपिक आई में जो यू की वैल्यू होती है वो कितना होती है? -25 सेंटीमीटर। हमेशा क्योंकि जो उसको अगर नियर पॉइंट नहीं दिख रहा है नॉर्मल आई का, इसका मतलब वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज बनाना है मुझे नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई पे। तो u का वैल्यू -25। अब नियर पॉइंट हमें पता नहीं तो उसको मान लो v मुझे निकालना है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमको पता है क्या? तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना है? 1/2। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो बदल लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करो कितना का? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ गया। अब फार्मूला लगा के मुझे v बताओ। तो कैसे बता दोगे? 1/f विल बी इक्वल टू 1/v - 1/u, ऐसा कर सकते हो। तो इसमें वैल्यूज पुट करो बच्चों। यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड हो गया लेकिन आप फिर भी इसको सॉल्व करो। तो 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/50। और मुझे v निकालना था तो u को इस साइड लेके आ जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस और u नीचे है -1/25 विल बी इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50। एलसीएम आएगा 50 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 1/v। तो बच्चों v की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी -50 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -50 सेंटीमीटर। यानी जो भी ये पर्सन है इनका जो नियर पॉइंट है, डिफेक्टिव हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, उनका नियर पॉइंट है -50 सेंटीमीटर। अब आपके घर में जितने भी लोग चश्मा पहनते हो बच्चों, सबका मुझे आप अपनी खुद से कैलकुलेट करना कि उनका फार पॉइंट कितना, उनका नियर, एज ए फन फैक्ट इसको कैलकुलेट करना। जितने भी लोग आपके घर में ग्लास पहनते हो उनका पावर पूछना। आप पावर पूछने के बाद आप जज करना मायोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। उसके बाद उनका अगर मायोपिक आई होगा तो फार पॉइंट निकाल के बताना, अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका नियर पॉइंट निकाल के बताना। और अगर आपको जब प्रॉब्लम होगी इस न्यूमेरिकल पे आना, आप सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है बच्चों, आप मुझे लिख सकते हो मेरा जो मेल ID है बच्चों वो है electricalyatra@gmail.com। मेरा जो मेल ID है जिस पर आप मुझे लिख सकते हो वो है इलेक्ट्रिकल यात्रा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज सकते हो electricalyatra@gmail.com। बस बच्चों, जो आप वेबसाइट के नीचे लिंक दे रखी है उसी में आप @gmail.com लगा दो, electricalyatra@gmail.com। इस पर मुझे अगर आप मेल करोगे तो मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों हमारा ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, सन का रेडिश कलर क्यों होता है, सन का स्काई का ब्लूइश कलर क्यों होता है, क्लाउड का वाइट कलर क्यों होता है, ठीक है, डेंजर रेड में क्यों होता है, या आपकी स्कूल बस या जो होती है वो येलो में क्यों होती है, या जो लोग साइट्स पे काम करते हैं वो हमेशा ऑरेंज क्यों पहनते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम अब धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।